वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर की शुरुआत करूंगा और आगे बात करूंगा। तो आगे आने वाले समय में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले, इलेक्ट्रोस्टैटिक से पहले आपको किन किन चीजों की जानकारी होना जरूरी होती है या किन किन लेक्चर्स को देखना जरूरी होता है, मैं पहले चर्चा कर देता हूं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत अच्छा कमांड होने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स को वेक्टर का नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। एंड देन आफ्टर वेक्टर के साथ साथ वर्क पावर एनर्जी चैप्टर अगर आपने वर्कआउट नहीं किया है तो भी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जो भी बच्चा इस वीडियो पर या इस वीडियो को देख रहा है वो वेक्टर चैप्टर को जाके जरूर देखें, वर्क पावर एनर्जी चैप्टर के वीडियो को जाकर जरूर देखें। सर्कुलर मोशन को, हालांकि सर्कुलर मोशन यहां पर डिस्कशन नहीं होगा, फिर भी वर्क पावर एनर्जी चैप्टर को जाकर जरूर देखें, उसमें से भी वर्क एनर्जी थ्योरम पे हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पूरे चैप्टर्स को हम कुछ सेगमेंट्स में, पार्ट्स में तोड़ तोड़कर हम बात करेंगे। पहला टॉपिक जो शुरू होगा, जिसके बारे में बात की जाती है, जहां से नेट में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं, वो है कूलम्ब्स लॉ। कौन सा टॉपिक है बच्चों? कूलम्ब्स लॉ। देखिए कूलम्ब्स लॉ, जैसा कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक आप रिवीजन कोर्स का पार्ट, आप रिवीजन कोर्स को स्टडी कर रहे हैं, तो इससे पहले मैं समझता हूं कि आप लोगों ने काफी कुछ पहले से पढ़ रखा होगा, फिर भी हम पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करता चलेंगे। कूलम्ब्स लॉ किसके बारे में बताया जाता है? तो कूलम्ब्स लॉ चार्जेस के बारे में लगने वाले फोर्स की जानकारी देता है। तो वर्ड चार्ज क्या होता है? तो चार्ज हम पहले डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं, और अगर किसी को लगता है कि उसे चार्ज को डिटेल में पढ़ना है तो वो आप जाइए पुरोहित एकेडमी में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में चार्ज नाम का एक टॉपिक है, उसको डिटेल में पढ़िए और समझिए। तो चार्ज बेसिकली क्या होता है? तो एक प्रॉपर्टी होती है जो कि ऑब्जेक्ट को रब करने के बाद उस पर आती है, जो उसके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो चार्ज, अगर दो चार्ज, जैसे मान लीजिए पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2, दोनों के बीच का सेपरेशन आ रहा है। इन दोनों चार्ज को अगर R सेपरेशन पे रखा जाता है तो उनके बीच लगने वाला फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर दिया जाता है। ये कूलम्ब्स लॉ होता है। कूलम्ब्स लॉ में जहां K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसे लिखा जाता है 9 × 10⁹ अच्छा, यहां पर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है एयर के अंदर। अच्छा, वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम या किसी अदर मीडियम की बात करें तो यहां पर ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां पर एप्सिलॉन क्या होता है? तो एप्सिलॉन होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू K, जबकि एप्सिलॉन को कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, K को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट कहा जाता है किसी भी मीडियम के लिए। खासकर हम एयर के लिए बात करें तो एयर के लिए ध्यान रखिएगा K की वैल्यू 1 होती है, इसलिए एप्सिलॉन की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट होती है। मेटल के लिए बात करें तो मेटल के लिए K की वैल्यू इंफिनिटी होती है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस पर एक रेंज का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, K की वैल्यू बड़ी होती है 1 से और छोटी होती है इंफिनिटी से। यहां पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब होता ऐसा है कि आप देख सकते हैं कि ये एयर का फॉर्मूला है और ये मीडियम का फॉर्मूला है। तो मीडियम और एयर के टर्म में भी इसे डिफाइन किया जाता है। मीडियम अपॉन एयर के टर्म में डिफाइन किया जाए तो आप देख सकते हैं मीडियम कितना हो जाता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाता है, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर आ जाता है, और ये आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कैंसिलेशन करते हैं तो हमें मिलता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन, जिसे हम कहते हैं 1/K, मीडियम और एयर। तो जब भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर मीडियम में अगर डिप कर दिया जाए तो पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स पर क्या असर पड़ता है? तो मीडियम में पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स K टाइम्स डिक्रीज हो जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स डिक्रीज हो जाता है। देखिए कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कूलम्ब्स लॉ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं सारे के सारे टाइप्स बताना चाहूंगा। कूलम्ब्स लॉ पर बेस्ड आते हैं। एक आता है कैलकुलेशन ऑफ फोर्स, कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स, जिसके डिफरेंट केसेस होते हैं। दूसरा कंडीशन आता है इक्विलिब्रियम कंडीशन वाले फोर्स। ऐसा कहा जाता है क्वेश्चन में कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में आप फाइंड करके बताइए। तीसरा आपसे पूछा जाता है इसी के अंदर, कूलम्ब्स लॉ के अंदर ही, स्ट्रिंग बेस्ड प्रॉब्लम, मतलब स्ट्रिंग दी जाएगी, मास सस्पेंडेड होगा, स्ट्रिंग के बेस्ड प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। चौथा पूछा जाता है न्यूट्रल पॉइंट पर बेस्ड, न्यूट्रल पॉइंट पर बेस्ड पूछा जाता है। पांचवा पूछा जाता है आपसे मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स कैलकुलेट करने के लिए, मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स, कि मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये 5 तरह के क्वेश्चन कूलम्ब्स लॉ से मेनली पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ नेट फोर्स किस तरह से निकाला जाता है। नेट फोर्स मतलब होता है, फोर्स कौन सी क्वांटिटी होती है? तो वेक्टर क्वांटिटी होती है।
तो जब भी फोर्स, नेट फोर्स निकालना हो तो आपको हल्का सा वेक्टर का ज्ञान होना जरूरी होता है। फिर भी मैं यहाँ पे डिटेल में नहीं, लेकिन फिर भी शॉर्टकट में एक बार चर्चा कर देता हूं, पहले भी जो मैं चर्चा कर चुका हूं। मान लो आपके पास में दो फोर्स है F1 और F2, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। अगर आपको इनका रिजल्टेंट निकालना है तो रिजल्टेंट निकालने का तरीका क्या होता है? इन दोनों का रिजल्टेंट जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके पास F1 वेक्टर है, ये F2 वेक्टर है। हमने पैरेलल शिफ्टिंग की, स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट दोनों का रिजल्टेंट F12 अल्फा एंगल के साथ में। F12 स्क्वायर दिया जाता है आपके पास में F1 स्क्वायर, F2 स्क्वायर ट्वाइस F1 F2 कॉस थीटा, इसे F12 दिया जाता है। tan अल्फा की वैल्यू दी जाती है F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये कुछ वैल्यू दी जाती है। बच्चों होता कई बार ऐसा होता है कि जब आप फोर्स निकालोगे आपको ऐसा मिलेगा कि भाई मान लीजिए 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन फोर्स है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री और रिजल्टेंट फोर्स निकालना है आपको। देखो दोनों के फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम है भाई, F1 का और F2 का दोनों का मैग्नीट्यूड चेक करो बच्चों कितना है, तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। अब जब मैग्नीट्यूड जब भी सेम होता है तो फॉर्मूला यूज किया जाता है ट्वाइस एफ कॉस थीटा बाई 2, और tan अल्फा बताया जाता है tan अल्फा इज गिवन एज tan थीटा बाई 2। तो भाई ट्वाइस एफ कॉस थीटा बाई 2, ट्वाइस एफ कॉस थीटा बाई 2, तो हम ये कहते हैं रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू ट्वाइस एफ, एफ के प्लेस पे 10 है, कॉस थीटा बाई 2 मतलब कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, और कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 मतलब क्या होता है, तो 2 इंटू 10 कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री को 1/√2 लिखते हैं, मतलब 10/√2 लिखते हैं, मतलब रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू 10√2 न्यूटन आपके पास निकल कर आती है। नाउ रिजल्टेंट एंगल की बात करें तो रिजल्टेंट एंगल tan अल्फा यहां पर आप देख सकते हैं ये होगा tan 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, और tan 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 को क्या लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है tan 45 डिग्री। मतलब इन दोनों को सॉल्व करने के बाद जो आपका रिजल्टेंट निकलने वाला है वो दोनों का रिजल्टेंट देखिए कहां पर आने वाला है, दोनों का रिजल्टेंट आने वाला है इससे 45 डिग्री पर, इससे 45 डिग्री पर, ये आपके पास में कुछ निकलने वाला है और इसकी वैल्यू होगी 10√2, ऐसा निकाला जा सकता है। सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में अगर ऐसा आ जाए कि भाई मान लीजिए 10 न्यूटन फोर्स और 10 न्यूटन फोर्स दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है बच्चों, तो क्या किया जाए? अच्छा, जब भी दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री होगा तो आप देख सकते हैं दोनों फोर्स इक्वल है। वापस से इक्वल फोर्स के लिए क्या लगाया जाता है? रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला आता है ट्वाइस एफ कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2। नाउ ट्वाइस एफ कॉस 60 डिग्री डिवाइड बाई 2, ट्वाइस एफ कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री कितना होता है तो आप जानते हैं कॉस 30 डिग्री √3/2 होता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर √3f आता है। अब आप रिजल्टेंट एंगल निकालना चाहें तो रिजल्टेंट एंगल निकालने के लिए हम कह सकते हैं tan अल्फा इक्वल टू tan थीटा बाई 2 आता है, मतलब 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 आता है। तो tan अल्फा 60 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? tan 30 डिग्री होता है। तो इस तरह से वेक्टर कंसेप्ट को यूज करते हुए हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन से हम समझते हैं। मान लीजिए आपको कहा गया है कि आपके पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल में 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है ना। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि C पर नेट फोर्स कितना होगा आपको बताना है। देखिए पहले बात मेरी ध्यान रखिएगा, जब भी जिस पॉइंट पे फोर्स निकालना होता है तो आपको क्या करना चाहिए, ये चेक करना चाहिए कि C पर नेट फोर्स निकालना है तो C पर बाकी चार्जेस कौन कौन से फोर्स लगा रहे हैं। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल्शन होता है। इसका मतलब ये हुआ A जो होगा C को फोर्स लगाएगा तो फोर्स लगेगा C पर, वो भी A के कारण, ये आगे आपके पास में C, ये आगे आपके पास A और ये आपके पास B। ये पॉजिटिव पॉजिटिव में रिपल्शन होगा तो ये B वाला C पर फोर्स लगाएगा, फोर्स लगा B पर C के कारण। ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री आपके पास है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। तो C पर नेट फोर्स लगा 60 डिग्री है। अब FCA और FCB की वैल्यू चेक कर सकते हैं, FCB की वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो देखो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो चार्ज एट C कितना है, चार्ज एट C चेक करें 2, चार्ज एट C के साथ साथ में A पर चेक करें चार्ज कितना है, चार्ज एट C चार्ज एट A अपॉन RAC का होल स्क्वायर K। तो C पर चार्ज कितना है आपके पास में, तो 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, A पर चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, दोनों के बीच का सेपरेशन 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। वैसे हम कह सकते हैं कि चार्ज एट C चार्ज एट B अपॉन RCB का होल स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। तो K C पर चार्ज हम देख सकते हैं 2 माइक्रोकूलम, वापस से 2 माइक्रोकूलम और वापस से हम कह सकते हैं 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर।
अब आप देख सकते हैं यहां पर दोनों फोर्स इक्वल आ रहे हैं, तो FCA और FCB का मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, और जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो हम क्या कह सकते हैं, व्हाट वी कैन से, हम कह सकते हैं दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट फॉर्मूला लगाया जाए 2F cos थीटा बाई 2 इंटू एफ कॉस थीटा, दोनों फोर्स के टेल के बीच का एंगल चेक कीजिए, 60 डिग्री डिवाइड बाई 2 तो ये आ जाता है आपके पास में 2F cos 30 डिग्री। 2F cos 30 डिग्री अभी मैंने बताया √3/2 होता है, तो आंसर आता है √3/f। तो रिजल्टेंट फोर्स आता है दोनों में से कोई एक भी फोर्स, तो ट्वाइस एफ या √3f सिंपल कह लीजिए। एफ की वैल्यू कितनी है, के मतलब 9 × 10⁻⁹, 2 माइक्रोट तो 2 × 10⁻⁻6, 2 × 10⁻⁻6 अपॉन 10 सेंटीमीटर मतलब 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। उम्मीद करता हूं इसे आप सॉल्व कर पाएंगे और आंसर निकाल पाएंगे। देखिए अब एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। हम क्वेश्चन ऐसा समझेंगे कि मान लीजिए आपके पास में ये चार्ज प्लस Q चार्ज है, ये मानते हैं हम लोग, A है, B है, C है और D है, सब ये स्क्वायर की साइड से, साइड्स ऑफ स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, C पर नेट फोर्स निकालना है। तो देखो C पर नेट फोर्स निकालना है तो C पर किस किस के कारण आएगा, A के कारण, B के कारण और C पर D के कारण आएगा। इन तीनों के कारण फोर्स निकलने वाला है। फोर्स निकालने का तरीका, यहां से हमने ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया, यहां से ज्वाइन किया। अब आप देखिए नेचर देखिए चार्जेस का, ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो पॉइंट C पर A इस तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स लगा C पर A के कारण, ये रहा B पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, फोर्स लगा C पर किसके कारण, B के कारण। और देखिए यहां पर पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, फोर्स लगा C पर D के कारण, फोर्स लगा C पर D के कारण। अब आप यहां देख सकते हैं वेक्टर डायग्राम से, ये A है, ये A है तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री, सेंटर पे आपके पास में यहां पर 45 डिग्री, ये दिस इज 45 एंड दिस इज ऑल्सो 45 डिग्री। अब चेक कीजिए FCD, FCB और FC हमारे पास में अवेलेबल है। देखिए यहां पे 3 फोर्सेस है, तो 3 फोर्स को अगर सम करना है तो सबसे पहले हमें वो फोर्स सिलेक्ट करने होंगे जिनका एंगल 90 डिग्री हो, क्योंकि अगर आप cos 45 डिग्री देखते हैं तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 आती है, और cos 90 देखते हैं तो cos 90 की वैल्यू आपको 0 मिलती है। तो ज्यादा बेहतर होगा इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया जाए, FCB, FCD और FCA। चलिए चार्जेस सबके सेम है, Q1 Q2, C से लेकर B तक का डिस्टेंस चेक कीजिए, ये रहा A, ये रहा B, ये C आपके पास में और ये D है। C से लेकर B तक का डिस्टेंस देखिए, C से B तक का डिस्टेंस A अवेलेबल है, C से D तक का डिस्टेंस चेक कीजिए, चार्जेस सब पे सेम है, C से D तक का डिस्टेंस भी A स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं KQ² अपॉन A स्क्वायर, KQ² अपॉन A स्क्वायर। अभी ये कह सकते हैं डिस्टेंस दोनों तरफ सेम आ गया। अब C से लेकर A तक की हम बात करें तो यहां A, ये आपके पास में यहां से यहां तक A√2 आ जाता है, हाइपोटेनस निकालते तो KQQ अपॉन √2A का होल स्क्वायर, तो हम इसे कह सकते हैं KQ² अपॉन 2A स्क्वायर। मतलब ये हुआ ये दोनों फोर्स इक्वल आ गए, मतलब ये फोर्स और ये फोर्स दोनों इक्वल आ गए, तो मीनिंग ये हुआ ये वाला फोर्स देखिए चेक कीजिए, FCD ये वाला फोर्स चेक कीजिए, FCB 90 डिग्री एंगल, दोनों फोर्स इक्वल है। जब भी दोनों फोर्स इक्वल होते हैं मैंने क्या बताया था, दोनों फोर्स के इक्वल होने पे माय डियर स्टूडेंट्स रिजल्टेंट दिया जाता है FR इक्वल टू ट्वाइस F cos 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 हाफ। तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी गिवन एज F की वैल्यू कितनी है चेक कीजिएगा, KQ² अपॉन A स्क्वायर, cos 90 डिग्री डिवाइड बाय 2 मतलब cos 45 डिग्री, cos 45 1/√2 होता है, 1/√2 सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2 KQ² अपॉन A स्क्वायर। tan अल्फा की अगर हम बात करें तो tan अल्फा होगा tan 90 डिग्री डिवाइड बाय 2, tan थीटा बाय 2 होता है, tan अल्फा दैट इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री आ जाती है। मतलब क्या, इन दोनों को हटा के जो फोर्स आएगा वो दोनों के सेंटर पे 45 डिग्री यहां से और 45 डिग्री यहां से आएगा, और वो फोर्स होगा आपके पास में √2 KQ² अपॉन A स्क्वायर। ये फोर्स आपके पास अवेलेबल है, और ऑलरेडी देखो इससे 45 पे, इससे 45 पे FCA भी अवेलेबल है, मतलब उसी डायरेक्शन में आपको मिला हुआ है FCA। तो मुझे बताइए यहां पर FCA की डायरेक्शन और साथ साथ में किसकी डायरेक्शन,
√2 एक ही डायरेक्शन, सपोज ये एफ सी है और सपोज उसी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स है, कौन सा वाला फोर्स, √2 अपॉन ए स्क्वायर। तो नेट फोर्स फाइनल रिजल्टेंट क्या आएगा, एफ सी ए प्लस दिस न्यू फोर्स, या जैसे कह सकता हूं एफ आर डैश, एफ सी ए कितना है आपके पास में, तो एफ सी ए हमने अभी निकाला था आपके सामने, दैट वॉज KQ² अपॉन 2a² और एफ आर डैश कितना निकल कर आया, √2 अपॉन ए स्क्वायर, KQ² अपॉन ए 1/2 प्लस √2। इस तरह से हम रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन ये ऐसा है, यहां सेंटर, यहां चार्ज रखा हुआ, यहां चार्ज रखा हुआ, यहां चार्ज रखा हुआ, ABC, मुझे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पर साइड ए और साइड ए, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ पर नेट फोर्स निकालना है। ओ पर फोर्स निकालेंगे ए के कारण, ओ पर फोर्स निकालेंगे बी के कारण और ऊपर फोर्स निकालेंगे सी के कारण। भाई यहां पे मान लीजिए मैं पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू रखता हूं, तो नोटिस कीजिए नोटिस कीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज ओ को धक्का देगा इस तरफ, इसने धक्का दिया इस तरफ, फोर्स लगा ऊपर लगा ए के कारण लगा, ए ये बी और ये सी, ये ओ है, ये पॉजिटिव चार्ज है, देखो ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज को धक्का दिया, फोर्स लगा ऊपर बी के कारण, वैसे यहां पर फोर्स लगा ऊपर सी के कारण। तो हम क्या कह सकते हैं, देखो ये टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल है 60, तो ये 30, ये 30, अब 30 तो आप देख सकते हैं बच्चों 30 अगर हो गया तो टोटल एंगल 120 हो जाएगा, 120 का हाफ ये 60 हुआ, ये 60 हुआ, तो 120 का हाफ 60 हुआ, ये 60 हुआ, ये भी 60 आपके पास हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। मतलब आप ये देख सकते हैं कि FOA, FOB और FOC इन सबके बीच के एंगल 120, 120 और 120 हो रहे हैं। और जब भी 120 एंगल हो रहे हैं, आप देखिए FOA चार्ज एट O पर चार्ज कितना है कैपिटल Q, चार्ज एट A कितना है A, यहां से तक का सेपरेशन मैं R मान लेता हूं सबका, क्योंकि सेम सेपरेशन हो जाएगा। B पर फोर्स कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R², C पर फोर्स C के कारण फोर्स, मतलब तीनों फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम दिख रहे हैं। और मैं वेक्टर के लेक्चर में सिखा चुका हूं, अगर आपको नहीं पता हो तो आप वेक्टर के लेक्चर में जाके जरूर देखें। 120 120 120 10 न्यूटन 10 न्यूटन और 10 न्यूटन, जब 3 फोर्स 120 डिग्री पर इक्वल मैग्नीट्यूड के एक्ट होते हैं तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है, उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 आता है। ठीक है बच्चों, तो नेट फोर्स आंसर विल बी 0। देखिए हमने टाइप फर्स्ट की प्रॉब्लम सॉल्व की, और टाइप फर्स्ट की प्रॉब्लम में हमने सीखा कि किस तरह से हम नेट फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। अब हम टाइप 2 प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे, जो सारी प्रॉब्लम बेस्ड है इक्विलिब्रियम पर। देखिए फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है अगर किसी पॉइंट पर नेट फोर्स अगर 0 होता है तो हम उसे कहते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, और अगर जिस पॉइंट पर नेट टॉर्क 0 होता है उसे हम कहते हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और जब नेट फोर्स नेट टॉर्क 0 होता है तो हम इसे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेट फोर्स और नेट टॉर्क जब 0 होता है तो हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो आइए इसी पे बात करते हैं। क्वेश्चन जो जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है कि 2 चार्ज पार्टिकल आपके पास में रखे गए हैं, उन चार्ज पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस r है, A और B ये इनके बीच का सेपरेशन r है। थर्ड चार्ज पार्टिकल Q मिड पॉइंट पर रखा गया है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहे। ये A, ये B और ये C, आपको 2 बातें बतानी है, इसका नेचर क्या होगा ये बताना है और वैल्यू क्या होगी ये बताना है। देखिए मान लीजिए ये C पॉइंट पर चार्ज पार्टिकल रखा गया है। अब देखिए मिड पॉइंट पे रखा गया है, तो मान लीजिए हमें इसका नेचर नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट द नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है या नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहले ये चेक करते हैं कि नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है, नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल क्या है, और उसके कारण पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहा गया है। सिस्टम मतलब क्या, ये पॉजिटिव, इसके बीच में भी देखेंगे तो नेट फोर्स 0 आएगा,
ये पॉजिटिव इन दोनों के बीच में देखेंगे तब भी नेट फोर्स 0 आएगा, और इन दोनों के बीच में देखा जाएगा तब भी नेट फोर्स 0 ही आने वाला है, तब इसे इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाएगा। सपोज आपने ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया, तो देखिए पॉजिटिव चार्ज लेने पर सी पर हम इफेक्ट देखते हैं, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव आपके पास में अगर है तो ये बी वाला चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, तो फोर्स सी पर लगेगा और बी के कारण लगेगा। इस पॉइंट पर देखते हैं, ए पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ए सी को धक्का देगा, इस तरफ देगा, फोर्स लगा सी पर, किसके कारण? ए के कारण लगा। तो एक फोर्स अप नेगेटिव डायरेक्शन में, एक फोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स 0 आ सकता है। पर हम अगर मान लेते हैं कि बी पॉइंट पर हम इक्विलिब्रियम चेक करते हैं, मतलब हम बी पर सी और ए का इफेक्ट चेक करते हैं, तो बी पॉजिटिव, सी इस पर फोर्स किस तरफ लगाएगा? सी इस तरफ फोर्स लगाएगा, फोर्स लगा बी पर सी के कारण। अब देखिए बी और ए पॉजिटिव पॉजिटिव, फिर से रिपल्शन, फोर्स लगा बी पर, किसके कारण? ए के कारण। अब देखिए दोनों नेट फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं मतलब ऐड होंगे, और ऐड होंगे मतलब ये ऑब्जेक्ट या ये चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा। इससे एक बात साफ क्लियर हो गई कि हम ये नहीं मान सकते कि चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है मतलब पोलैरिटी नेगेटिव होगी। अब नेगेटिव होने का फायदा देखिएगा, नेगेटिव होने से हम क्या कह सकते हैं, किस तरह से इक्विलिब्रियम देखा जा सकता है। ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, नेगेटिव पॉजिटिव, इस सी वाले चार्ज पार्टिकल को भी अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा सी पर बी के कारण, इस सी वाले चार्ज पार्टिकल को ए अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन सी पर ए के कारण लगा। हम बी पर बात करते हैं, बी पर पॉजिटिव चार्ज, अब बी पर हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, तो बी पर सी क्या अट्रैक्ट, कैसे फोर्स लगाएगा? तो नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन, तो बी को सी अट्रैक्ट करेगा, फोर्स लगेगा बी पर, किसके कारण? सी के कारण लगेगा। अब ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, मतलब ए फोर्स लगाएगा बी पर, फोर्स लगा बी पर ए के कारण। अच्छा यहां पर भी आप चेक कीजिए, दो अपोजिट फोर्स हैं, दो अपोजिट फोर्स है तो नेट 0 हो सकता है, एक लेफ्ट एक राइट है, अपोजिट फोर्स है तो नेट 0 हो सकता है। तो ये तो पक्का हो गया कि नेट चार्ज 0 आने वाला है। नेट चार्ज 0 नहीं आने वाला, नेट फोर्स 0 आने वाला है और नेचर ऑपोजिट होगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, हम इक्विलिब्रियम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। नेट फोर्स ऑन बी शुड बी 0 क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन की बात की जा रही है। सो फोर्स ऑन बी, देखो बी पॉइंट सेलेक्ट कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव ने अट्रैक्ट किया, फोर्स लगा बी पर सी के कारण लगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, फोर्स लगा बी पर लगा ए के कारण लगा। अब ये दोनों फोर्स का सम 0 होना चाहिए, राइट साइड हम लेंगे पॉजिटिव, लेफ्ट साइड लेंगे नेगेटिव, तो नेट फोर्स ऑन बी क्या आएगा? माइनस एफ बी सी प्लस एफ बी ए, ये आंसर आना चाहिए 0। तो हम ये कह सकते हैं एफ बी सी शुड बी इक्वल टू एफ बी ए। एफ बी सी इक्वल टू एफ बी ए के मुताबिक के बी पर चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो बी पर पॉजिटिव चार्ज है, सी पर जो है उस चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू, बी और सी के बीच का सेपरेशन चेक करें, ये आर था, यहां से यहां तक r/2 ले लेते हैं, r/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिखा जा सकता है, के चार्ज एट बी पर चार्ज चेक करें कितना है प्लस क्यू, ए पर चार्ज चेक करें कितना है, ए पर वापस से वही चार्ज है क्यू, और बी और ए के बीच का सेपरेशन चेक करें, बी और ए के बीच का सेपरेशन यहां से यहां तक आर है तो r² लिखा जा सकता है। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे आप निकाल सकते हैं, यू कैन सॉल्व के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन r² इंटू 4, ये आपके पास में आ चुका है। अभी हम कह सकते हैं के क्यू² अपॉन r², अब इससे एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, एक के से एक कैंसिल, के कैंसिल, r² कैंसिल, तो आप और हम कह सकते हैं 4q इक्वल टू कैपिटल क्यू, तो q इक्वल टू आपके पास में q/4 निकलकर आंसर आता है। तो नेचर होगा नेगेटिव मतलब ऑपोजिट, और मैग्नीट्यूड होगा आपके पास में q/4, तो आंसर आना चाहिए चार्ज माइनस q/4, दिस शुड बी द आंसर माइनस q/4। देखिए स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस पर एक क्वेश्चन और जो जेडब्ल्यू में 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके पास एक स्क्वायर है ABCD जिसकी साइड ए दे रखी है, उसके चारों वर्टाइसेस पर माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है। सेंटर पे चार्ज प्लस चार्ज क्यू क्या रखा जाए जिससे कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ओ पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो। अब देखिए अगर मान लीजिए हम ओ पर बात करते हैं कि नेगेटिव चार्ज है तब भी, और ऊपर बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज है तब भी, उस केस में हम दोनों केसेस में हम बात कर सकते हैं किस तरह से काम चलेगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है, इसका मतलब नेट फोर्स 0 होना चाहिए। मान लीजिए मैं यहां पर कोई चार्ज रखता हूं क्यू और पॉजिटिव नेचर का चार्ज लेके चलता हूं।
आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने पॉजिटिव ले लिया, अब ओ पर आप चेक करें क्या होगा। ओ पर मतलब जो कि इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हम बात करते हैं। आप चेक कीजिए ओ पर पॉजिटिव नेगेटिव, तो ओ को सी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। फोर्स लगा ओ पर सी के कारण, फोर्स लगा ओ पर ए के कारण, फोर्स लगा आपके पास में ओ पर किसके कारण, बी के कारण, और फोर्स लगा ओ पर किसके कारण, तो आप देख सकते हैं सी के, ओ पर किसके कारण, डी के कारण। अब नोटिस कीजिए यहां पर अगर हम बी पर बात करें, तो बी पर अगर बात करते हैं हम लोग, तो ये आपके पास में है नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, है ना। अब मैं बी के इक्विलिब्रियम की बात करता हूं। लेट अस टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ बी। जब आप बी के इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो क्या होगा, ये भी चेक करें। ये भी अवेलेबल है, माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, और आपके पास में माइनस क्यू, सेंटर पे आपके पास में प्लस क्यू अवेलेबल है। सपोज मैंने प्लस माना हुआ है, लाइन ज्वाइनिंग फोर्स है, इस पे लगने वाला ये प्लस क्यू आपके पास में अवेलेबल है। हमें सेंटर पे कितना, ये यहां पर आपके पास में प्लस क्यू अवेलेबल है, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बी पर बात करता हूं, तो बी पर देखो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, तो हम ये कह सकते हैं फोर्स लगा बी पर किसके कारण लगा, सी के कारण लगा। यहां पर देखिए ए है, फोर्स लगा बी पर किसके कारण लगा, तो फोर्स बी पर लगेगा ए के कारण। अच्छा यहां पर नेगेटिव या पॉजिटिव अट्रैक्शन, फोर्स लगा सी पर लगा ओ के कारण लगा, और यहां देखिए ए और इसके बीच में फोर्स लगा किस पे लगा, इस पॉइंट पे लगा, मतलब बी पर लगा। ये देखिए नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन, रिपल्शन की डायरेक्शन ऐसी होगी, बी पर फोर्स लगेगा लेकिन डी के कारण लगेगा। तो हमारे पास में कुल मिला के 4 फोर्स हो गए। तो मैं इस एज पर कुछ इस तरह से डायग्राम बना लेता हूं, आपको दिख जाएगा। एक फोर्स हो गया ऐसा, एक इस तरफ, एक इस तरफ, और एक इस तरफ। तो ये जो फोर्स लगा आपके पास में, फोर्स बी पर डी के कारण, फोर्स बी पर ए के कारण, फोर्स बी पर सी के कारण, और फोर्स सी पर ओ के कारण, ऐसा हम कह सकते हैं। अब यहां पे नोटिसेबल पॉइंट ऐसा है, नेट फोर्स शुड बी 0, नेट फोर्स शुड बी 0, ऐसा कहा जा रहा है। तो नेट फोर्स शुड बी 0 एट बी पॉइंट, बी पर डी के कारण, बी पर ए के कारण, बी पर सी के कारण, और बी पर ओ के कारण। इन सबका सम क्या आना चाहिए, इन सबका सम 0 आना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं एक फोर्स ऐसा, एक फोर्स ऐसा है। अब यहां नोटिस कीजिए, यहां से यहां तक दोनों का चार्ज सेम है, ये दोनों का चार्ज सेम है, दोनों का चार्ज सेम है, ये दोनों का चार्ज सेम है। अब चार्ज सेम हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सेपरेशन भी चेक करो, सेम है दोनों की। चार्ज और सेपरेशन सेम हुआ, तो हम ये कह सकते हैं FBC और FBA, FBC और FBA ये दोनों आपके सामने सेम है। जब भी दो फोर्स सेम होते हैं और दोनों के बीच का एंगल चेक करो 90 डिग्री है, जब भी दो फोर्स सेम होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकलता है ट्वाइस एफ कॉस थीटा बाई 2, मतलब कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2, ट्वाइस एफ कॉस 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 मतलब कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री मतलब 1/√2 मतलब √2f, ऐसा कहा जा सकता है। tan अल्फा की बात करें तो tan थीटा बाई 2 होता है, मतलब tan 90 डिग्री डिवाइड बाई 2 होता है, मतलब tan 45 डिग्री होता है, तो अल्फा 45 डिग्री आ जाता है। मतलब इस वाले फोर्स का और इस वाले फोर्स का जो रिजल्टेंट आता है वो इस डायरेक्शन में आता है, इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट इस तरह से दिया जाता है। देखिए यहां पर रिजल्टेंट ये इस पॉइंट पर आ चुका है, फोर्स सी पर ओ के कारण, फोर्स बी पर डी के कारण, और रिजल्टेंट जो आपने निकाला है वो है √2f, ऐसा कहा जा सकता है। अब अगर नेट फोर्स 0 है, इसका मीनिंग क्या 0 है, नेट फोर्स 0 है, इसका मीनिंग क्या 0 है, चेक कीजिएगा। A B C D, ठीक है, सेंटर पॉइंट हो प्लस क्यू चार्ज मान लेता हूं। मतलब मैं कह सकता हूं नेट फोर्स 0, इसका मतलब जितना FCO है उतना ही क्या आपके पास में FR प्लस FBD है। अब FR आपके सामने क्या बताया गया है, तो वो √2f बताया गया है। FBD कितना बताया गया है, 20 से लेकर D तक चेक करो
k माइनस क्यू, ये a है, ये a है, तो यहां से यहां तक टोटल मिला के जो होगा वो √2a हो जाएगा, √2a का होल स्क्वायर। c से लेकर o तक की हम बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट C2o। भाई ये √2a है, C2o, तो ये √2a डिवाइड बाय 2, मतलब a बाय √2 आपके पास में होता है। दिस इज a बाय √2, k माइनस क्यू a बाय √2 की पावर 2, √2। अब दोनों के बीच का फोर्स F AB या FCB, माइनस क्यू अपॉन a स्क्वायर, माइनस क्यू अपॉन 2a स्क्वायर। अब यहां से आपके पास में 2 KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, √2 KQ स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, KQ स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ये आ जाता है आपके पास में। अब यहां पर हम ये देख सकते हैं C से O से लेकर B तक का, देखिए O से लेकर C तक का, यहां पर माइनस क्यू प्लस ये वाला छोटा वाला क्यू आ जाएगा C से O तक का, C से O तक का, ठीक है, बराबर है। तो ये आएगा कैपिटल Q स्मॉल q, कैपिटल Q स्मॉल q। अब हर जगह से k कॉम कैंसिल हो रहा है, a स्क्वायर हर जगह से कैंसिल हो रहा है। अब ये हो रहा है 2 कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू कितना आ गया, √2 q स्क्वायर प्लस q स्क्वायर बाय 2 आपके पास निकल रहा है। अब 2q स्मॉल q इक्वल टू q बाहर निकला तो √2 q स्क्वायर √2 प्लस 1 बाय 2। अब इस q से q कैंसिल हो गया। तब आप देखिएगा ध्यान से, यहां पर आप और हम कह सकते हैं 2q इक्वल टू q √2 प्लस 1 बाय 2। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं q इक्वल टू q बाय 2 √2 प्लस 1 बाय 2। तो इस तरह से ये आंसर निकल जाता है q इक्वल टू q बाय 2 √2 प्लस 1 बाय 2। ये आंसर आपके पास में निकल। इक्विलिब्रियम का मतलब समझने के बाद आप और हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में। बच्चों टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम 3 तरह के होते हैं। एक इक्विलिब्रियम पहला होता है स्टेबल, दूसरा हम कहते हैं अनस्टेबल, और तीसरा हम कहते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। 3 तरह के इक्विलिब्रियम, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के सामने, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब जब पार्टिकल को मीन पोजीशन से स्लाइटली डिफरेंट डिस्प्लेस किया जाता है और वापस से वो मीन पोजीशन की तरफ आता है तो इसे हम कहते हैं स्टेबल। क्या कहते हैं, स्टेबल। मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करने के बाद वो वापस उस पोजीशन पे ना आए तो इसे कहते हैं अनस्टेबल, और जहां पे रखा जाए वो वहीं रह जाता है तो उसे कहा जाता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए आपने एम मास के किसी ऑब्जेक्ट को इस तरह से डिस्प्लेस किया, ये एम मास का ऑब्जेक्ट है और ये आपके पास में अवेलेबल है। ये ए, बी और सी मान लेते हैं, ए बी पोजीशन और आपके पास में सी पोजीशन, ठीक है ना। अब हम मान लेते हैं ए, बी और सी पोजीशन। हमने क्या किया, एम मास के किसी ऑब्जेक्ट को स्लाइटली यहां से डिस्प्लेस किया। डिस्प्लेस करने के बाद जैसे ही छोड़ा तो सी पर छोड़ने के बाद वापस वो बी पर आता है, वापस आपने छोड़ा इस तरफ ले गए आप, इसको छोड़ने पर वापस से मीन पोजीशन पर आता है। इस पोजीशन को आप कह रहे हैं मीन पोजीशन। हमने इसे राइट डिस्प्लेस किया तो भी वापस इधर आया, लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो भी वापस इधर आया। कौन सा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। अब नोटिस कीजिएगा, इस पॉइंट से आपने इसे डिस्प्लेस किया और डिस्प्लेस करके हल्का सा डिस्प्लेस किया तो ये देखिए दूर जाएगा, दूर जाएगा तो वापस सी से बी पर कभी नहीं आएगा, इस तरफ जाएगा वापस कभी नहीं आएगा। अब ए से मान लो एम मास के किसी ऑब्जेक्ट को उठा के आपने यहीं पर रख दिया, ए से पोजीशन चेंज करके बी पे रख दी और बी से पोजीशन चेंज करके आपने सी पे रख दी, तो क्या होगा, तो एम मास का ऑब्जेक्ट जब पोजीशन चेंज करते हुए आप रख देंगे तो ए से बी रखेंगे तो आप बी पे रहेगा, बी से रखेंगे तो आप सी पे रहेगा। सेम एप्लीकेशन आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका एप्लीकेशन कुछ इस तरह से किया जाएगा। मैं आपके पास में 2 चार्ज पार्टिकल है, यू आर हैविंग 2 चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, प्लस क्यू प्लस क्यू। एक चार्ज पार्टिकल का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है प्लस क्यू माइनस क्यू, और एक कॉम्बिनेशन और पॉसिबल है जिसे हम कहते हैं माइनस क्यू माइनस क्यू। बच्चों ध्यान से सुनना, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि यहां पर यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है। x डिस्टेंस पर p पॉइंट पर पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। इस p पॉइंट पर रखे हुए 2 तरह के पार्टिकल पॉसिबल है, ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो हो सकता है ये पॉजिटिव पॉसिबल है। मैं अभी दोनों पॉजिटिव केस लेके आपके सामने वर्कआउट करके बता देता हूं। मान लीजिए ये नेगेटिव पॉसिबल है,
अब हम ये कहते हैं सपोज ये ए है, ये बी है, दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये पॉइंट पी आपके पास में अवेलेबल है। फर्क क्या पड़ेगा? पॉइंट पी पर अगर फोर्स बोला जाए तो कैसे निकाला जाएगा? नोटिस कीजिएगा, ये ए, ये बी, यहां से यहां तक पॉइंट पी की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो लाइन ज्वाइनिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स लगा पी पर लगा, किसके कारण लगा? ए के कारण लगा। अब यहां से वापस हम ज्वाइन करते हैं पॉइंट पी, ना फोर्स लगा, किसके कारण लगा? पी के कारण लगा, पी पर लगा, किसके कारण लगा? ए के कारण लगा। तो ये दोनों इस तरह से फोर्स निकाले जा सकते हैं। अब यहां चेक कीजिएगा, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब पी नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या होगा? तो नेगेटिव पॉजिटिव में होगा अट्रैक्शन, मतलब हम ये कह सकते हैं फोर्स लगा पी पर लगा, किसके कारण लगा? ए के कारण लगा। वापस से हम बात करते हैं, फोर्स लगा, किस पर लगा? पी पर लगा, किसके कारण लगा? बी के कारण लगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एफपी और एफपीबी। तो इस केस में क्या होगा? इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किस तरफ आएगा? इधर की तरफ आएगा। इस केस में क्या होगा? इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट किधर की तरफ जाएगा? तो इधर की तरफ जाएगा। तो चलिए दोनों निकाल के देख लेते हैं और दोनों में किस तरह के वेरिएशंस आएंगे इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम सपोज आई एम अज्यूमिंग दिस इज एंगल थीटा, सो दिस इज एंगल ऑल्सो थीटा। अब अगर ये थीटा ये थीटा, तो आप जानते हैं अगर ये थीटा, सपोज मैं इसे थीटा ले लेता हूं डायरेक्टली, ये थीटा है, ये थीटा है, ये थीटा ये थीटा है, तो एंगल देखिए वर्टिकल के साथ बनने वाला एंगल ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। हम एफपी और एफपीबी, यहां से यहां एफपी है, यहां से यहां पीबी, तो ये बी कह देता हूं। सबसे पहले मैं एफपीए लिख लेता हूं। एफपीए कैसे लिखा जाएगा? एफपीए लिखने का तरीका, ये ए ये एक्स, तो आपके पास ये आ गया रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ए ये एक्स, तो वापस आप चेक कर सकते हैं, ये आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। और अगर मैं इसे वाई से बताऊं तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वाई एक्सेस पे हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग ऑन वाई एक्सेस। अब देखिए क्या फर्क पड़ा। एफपीए के चार्ज एट पी चार्ज एट ए अपॉन आरपीए का होल स्क्वायर। के चार्ज एट पी कितना है आप चेक करें, चार्ज एट पी, तो चार्ज एट पी आपके पास में अवेलेबल है प्लस क्यू, फिर से आपके पास क्यू अवेलेबल है, पी से लेकर ए तक का सेपरेशन चेक करें, पी से लेकर ए अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, तो आप इसे लिख सकते हैं के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नाउ सेम आप लिख सकते हैं एफपीबी, फोर्स लगा पी पर बी के कारण, चार्ज एट पी चार्ज एट बी आर पीबी का होल स्क्वायर, तो आप हम कह सकते हैं क्यू कैपिटल क्यू अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 2, तो ये आ गया के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखिए दोनों यहां पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है या डिफरेंट आ रहा है, तो आप चेक कर सकते हैं दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है। अब मैग्नीट्यूड जब भी सेम होता है तो मैं बता चुका हूं एफ आर रिजल्टेंट आता है, दोनों में से किसी भी एक फोर्स को ले लीजिए कॉस, दोनों के बीच के एंगल का हाफ, तो दोनों के बीच के एंगल का हाफ और दोनों टेल के बीच का एंगल होना चाहिए। तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों में के बीच का एंगल है 2 थीटा डिवाइड बाय 2, तो आप इसे लिख रहे हैं 2f cos थीटा। इस रिजल्टेंट फोर्स को आप क्या लिख रहे हैं 2f cos थीटा। आइए हम यहां पर रिजल्टेंट फोर्स को लिखते हैं 2, f की वैल्यू कितनी, k कैपिटल Q वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा की हम बात करते हैं। लेट अस टॉक अबाउट cos थीटा। अब cos थीटा कैसे निकाला जाए, ये थीटा है आपके पास में, अब ट्राइंगल चेक करना। अगर मैं यहां पे ट्राइंगल बना देता हूं आपके लिए समझना आसान होगा, यहां से यहां तक नोटिस कीजिएगा, ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, इसमें थीटा ये है, ये y है, ये आपके पास a है, और ये आपके पास में अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अच्छा, सबसे लार्जेस्ट हाइपोटेनियस थीटा के सामने परपेंडिकुलर बचा हुआ बेस, तो आप और हम कह सकते हैं cos थीटा कितना हो जाएगा, तो cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब y अपॉन हाइपोटेनियस कितना आ चुका है वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलिए रिजल्टेंट फोर्स कैसा निकाला जाएगा। रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन ये रही आपके पास में एफ आर ट्वाइस कैपिटल के क्यू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, cos थीटा बेस कितना है चेक करें y, और हाइपोटेनियस आपके पास में कितना है अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो आप और हम कह सकते हैं एफ आर इक्वल टू 2k कैपिटल क्यू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1 पावर 1/2 मतलब पावर 3/2 आपके पास निकल कर आ जाता है। तो यह आ जाता है ट्वाइस के कैपिटल क्यू वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। अच्छा ये नोटिस कीजिएगा दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकाला जाता है, जब बी इक्वल होता है तो tan अल्फा इक्वल टू 10
tan दोनों के टेल के बीच का एंगल, तो इसके और इसके टेल के बीच का एंगल ये रहा थीटा थीटा 2 थीटा। सो 2 थीटा डिवाइड बाय 2 आपके पास में कितना आ जाता है, तो 2 थीटा डिवाइड बाय 2 tan थीटा आ जाता है। दिस विल बिकम tan थीटा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अब रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ निकल कर आया, बराबर है ना, तो हम ये कह सकते हैं फोर्स निकल कर इधर आया तो पार्टिकल इधर जाएगा और वापस लौट के कभी भी नहीं आएगा, वापस लौट के कभी भी नहीं आएगा। तो ये कौन सा केस हो गया, ये इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया कि पार्टिकल डिस्प्लेस होगा लेकिन वापस लौटकर कभी भी नहीं आने वाला। अब हम इस केस के बारे में बात कर लेते हैं, लेट अस टॉक अबाउट दिस केस। यहां पर A और हम बात कर रहे हैं B, A पर भी प्लस Q और B पर भी प्लस Q, ये हम बात करते हैं पॉइंट P पर माइनस Q। अब पॉइंट P पर माइनस Q आपके पास में अवेलेबल है। हमने क्या किया, यहां से यहां तक इसे ज्वाइन किया। देखो भाई, नेगेटिव का पॉजिटिव में अट्रैक्ट किया, फोर्स लगा P पर लगा, A के कारण लगा, फोर्स लगा P पर लगा, B के कारण लगा, ये थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल है आपके पास में। फोर्स ऑन P ड्यू टू A, ठीक, चार्ज एट P, चार्ज एट A अपॉन RPA का होल स्क्वायर। अब A पर P पर चार्ज चेक करें कितना है, माइनस क्यू का अमाउंट प्लस क्यू आ गया। A पर चार्ज चेक करें प्लस क्यू का अमाउंट कैपिटल क्यू रहेगा, P से लेकर A तक का सेपरेशन चेक करें तो ये ऐसे निकाला जा सकता है। यहां से यहां A, यहां से यहां Y, ये आपके पास में अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये रहा P, ये रहा A, ये आपके पास में अवेलेबल है B, ठीक है। अब ये हमें थीटा एंगल मैंने मान लिया, सपोज मैं मान लेता हूं C पॉइंट आपके पास अवेलेबल है, तो यहां से यहां तक आप देख सकते हैं P से लेकर A तक अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकाला जा सकता है। फोर्स लगा P पर लगा, B के कारण लगा, तो K चार्ज एट P, चार्ज एट B का मैग्नीट्यूड RPB का होल स्क्वायर। P पर कितना चार्ज है, तो P पर चेक करें नेगेटिव माइनस क्यू का अमाउंट कितना आता है, माइनस क्यू का अमाउंट प्लस क्यू हो जाता है। B पर चार्ज चेक करें, B पर प्लस क्यू का अमाउंट क्यू आएगा, अंडर रूट कितना वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि P से लेकर B चेक करें, P से B वापस में आपके पास अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। आप देखो यहां पर खास बात देखो, ये फोर्स और ये फोर्स दोनों सेम दिख रहे हैं, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों सेम है, तो अगर दोनों फोर्स सेम है इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट निकालने का तरीका वापस से वही हो जाएगा 2f cos थीटा बाय 2, दोनों के बीच के एंगल का हाफ, दोनों के बीच के एंगल का हाफ, इसके और इसके बीच में देखो ये थीटा है, थीटा 2 थीटा का हाफ कितना आ जाता है आपके पास में, ट्वाइस f cos थीटा निकल कर आ जाता है, और रिजल्टेंट एंगल tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा 10, दोनों के बीच के एंगल का हाफ, ये दोनों के बीच का एंगल है 2 थीटा, उस 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, tan थीटा आपके पास में निकल कर आ जाएगा। अब देखो बच्चों हुआ क्या, इन दोनों का रिजल्टेंट आपके पास में इस तरफ आ रहा है, तो इसके कारण ये इस तरफ चार्ज क्रॉस होंगे। अब चार्ज जब क्रॉस होंगे, ट्वाइस f cos थीटा, रिजल्टेंट फोर्स ट्वाइस f cos थीटा, रिजल्टेंट ट्वाइस f की वैल्यू चेक करें कितनी है, f की वैल्यू K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन कितना वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो थीटा परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा और बेस ये रहा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है आपके पास में y, हाइपोटेनियस कितना है, तो वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रिजल्टेंट फोर्स आ चुका है 2K कैपिटल Q स्मॉल q वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 आपके पास में निकल कर आता है। K को आप चाहें तो लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q y अपॉन कितना आ जाता है, वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका फायदा देखो बच्चों, हम यहां पर बहुत सारे केसेस डिस्कस कर सकते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नोटिस करना, यहां से रिजल्टेंट निकला इस तरफ, पार्टिकल जाएगा किस तरफ, देखो ध्यान से, पार्टिकल जाएगा कुछ नीचे की तरफ क्रॉस करते हुए, तो भाई प्लस क्यू और माइनस क्यू ये क्रॉस करते हुए पार्टिकल इधर गया, फिर वापस माइनस क्यू। अब हुआ जैसे ही क्रॉस किया तो पार्टिकल में वापस इस तरफ फोर्स लगा और वापस इस तरफ फोर्स लगा, मतलब फिर से रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ लगने लगा। मतलब ये हुआ पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट ऐसा भी जा रहा है और ऐसा भी जा रहा है। तो कई बार पूछा जाता है इसकी मोशन कौन सी मोशन है, पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है या ऑसिलेटरी मोशन है। पीरियोडिक मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। तो चलिए ये भी चेक कर लेते हैं। पहला केस हम लेते हैं
कि अगर आप y की वैल्यू को बहुत ज्यादा बड़ा मान लेते हैं a के कंपैरिजन में, तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू को बहुत ज्यादा बड़ा मानने पर a के कंपैरिजन में स्मॉल a की पावर को इग्नोर करने पर, तो हम कह सकते हैं ट्वाइस k, या कह लीजिए आपके पास में कैपिटल Q स्मॉल q y अपॉन कितना आ चुका है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब हमने y बहुत बड़ा है तो a को इग्नोर कर दिया, तो y स्क्वायर का पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, तो रिजल्टेंट आ गया कैपिटल Q y स्मॉल q y अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y क्यूब। तो हम रिजल्टेंट फोर्स कह सकते हैं कैपिटल Q स्मॉल q, यह आ जाता है आपके पास में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर, इसे ऐसा लिखा जा सकता है। पर बच्चों यहां पर हम जानते हैं फोर्स कैपिटल Q स्मॉल q 2 पाई एप्सिलॉन नॉट y स्क्वायर, तो इस केस में हम इसे सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कह सकते। हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का तब कहते हैं जब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। जब भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है तब इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। वापस सुनिएगा, जब भी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो ऐसी मोशन को क्या कहा जाता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। आप लोगों को अगर एसएचएम का वीडियो क्लियर ना हो तो आप एसएचएम की प्लेलिस्ट में जाकर सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को देखें, समझें और उसके बाद इस बात पर आए। फिर भी अगर आप थोड़ा जानते हैं तो आप देख लीजिए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो अब सेकंड बात ये कि जब y की वैल्यू बहुत छोटी हो a के कंपैरिजन में, मतलब ये कह लीजिए आप अगर y की वैल्यू बहुत छोटी a के कंपैरिजन में, तब क्या होगा, हम हायर पावर ऑफ, ये स्मॉल हो गया, ये वेरी लार्ज हो गया, तो भाई लार्ज तो लार्ज ही रहेगा, छोटे को इग्नोर कर देंगे। अब छोटे को इग्नोर किया तो क्या आ गया, ये आ गया आपके पास में कैपिटल Q स्मॉल q y अपॉन कितना आया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितना आया, इग्नोर किसको किया, y को किया, तो नीचे क्या बचा a स्क्वायर की पावर 3/2 आपके पास बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। रिजल्टेंट फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन कैपिटल Q स्मॉल q y अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। अब आप चेक कर सकते हैं एक्सेलरेशन कैपिटल Q स्मॉल q 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब इनटू y, और मैं यहां नेगेटिव साइन लगाना चाहूंगा इस फोर्स के सामने, तो ऐसा क्यों, तो कारण देख लीजिए। भाई जब y एक्सेस के पॉजिटिव पार्ट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स नीचे लगा, और जब y एक्सेस के नेगेटिव पार्ट पे डिस्प्लेसमेंट हुआ तो फोर्स ऊपर की तरफ लगा। देख लो y एक्सेस के आपने ऊपर की तरफ आपने पार्टिकल को शिफ्ट किया तो फोर्स नीचे लग रहा है, आपने नीचे शिफ्ट किया तो फोर्स ऊपर लग रहा है, तो अपोजिट है। अब एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, a की पावर 1 y की पावर 1। जब भी ऐसा होता है तो कौन सी मोशन होती है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम जानते हैं a इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर y, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो यहां पर हम कह सकते हैं a की पावर 1 माइनस कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन कितना 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट a, कितना आपके पास में q इंटू y। तो ओमेगा स्क्वायर को लिखा जा सकता है कैपिटल Q स्मॉल q 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। ओमेगा कैन बी रिटन अंडर रूट कैपिटल Q स्मॉल q 2 पाई m एप्सिलॉन नॉट a क्यूब। आप चाहें तो 2 पाई f फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 2 पाई बाई t, यहां से आप टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो भाई यहां पर हमने देखा पार्टिकल को हमने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस किया तो भी वापस आना चाहता है, मीन पोजीशन से नीचे डिस्प्लेस किया तो भी वापस आना चाहता है। तो ऐसी मोशन कौन सी मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। साथ साथ कौन सा इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का इंडिकेशन है। कौन सा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का। देखिए स्टूडेंट, हमने टाइप 2 के सारे प्रॉब्लम सीख लिए, हमने ये भी सीख लिया किस तरह से इक्विलिब्रियम की कंडीशन को निकाला जाए। अब हम बात करेंगे टाइप 3 के प्रॉब्लम। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा था कि स्ट्रिंग पर बेस्ड काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे पूछे जाते हैं। तो स्ट्रिंग पर बेस्ड प्रॉब्लम किस तरह से फ्रेम होते हैं, चलिए समझिए। आपसे कहा जाता है कि आप 2 बॉल लेते हैं, 2 बॉल को स्ट्रिंग की मदद से कनेक्ट करते हैं और एक कॉमन पॉइंट पे सस्पेंड कर देते हैं। मान लीजिए आपने 2 बॉल ली, आपने दोनों बॉल को क्या किया, रब किया। मान लीजिए दोनों बॉल को रब किया, या कह लीजिए दोनों बॉल पे सिमिलर चार्जेस दिए, थ्रेड से कनेक्ट कर दिया। अब हम जानते हैं सिमिलर चार्जेस है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। मान लीजिए अगर ये दोनों पॉजिटिव है, इसके प्लेस पे ऐसा भी पॉसिबल था कि ये दोनों चार्ज नेगेटिव हो सकते थे। ठीक है, हुआ ऐसा, दोनों चार्ज को पास में थ्रेड से लाके जैसे ही छोड़ा तो रिपल्शन के कारण ऐसे गए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, दूर चले गए, ये दूर चले गए। दूर जाने के बाद इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हुआ। इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होने पर इनके बीच का सेपरेशन जो है वो सेपरेशन एंगल थीटा बन चुका है। क्या क्या गिवन है और क्या क्या निकालना है।
देखो आपको क्या क्या गिवन होता है, कई बार वो बोलता है मास गिवन है ना, वो कहता है थ्रेड की लेंथ यहां से यहां तक एल है, और वो कहता है कि इन दोनों के बीच का टोटल सेपरेशन आपको एक्स गिवन है, टोटल सेपरेशन एक्स गिवन है। उस केस में क्या क्या निकाल के बताना है आपको, व्हाट टू फाइंड। सो आपसे वो पूछता है कि बताइए टेंशन क्या होगा स्ट्रिंग के अंदर, वो आपसे पूछता है इक्विलिब्रियम के अंदर tan थीटा एंगल कितना होगा। वो कई बार आपसे पूछता है इफ लेंथ इज टू मच लार्जर देन द एक्स, लेंथ की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए एक्स के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा, ये आपसे पूछा जाता है कई बार। और ये पूछा जाता है कई बार लेंथ बड़ा हो गया और एक्स छोटा हो गया, मतलब स्मॉल एंगल के लिए क्या होगा, स्मॉल एंगल के लिए कंडीशन क्या होगी। और इसी के अंदर एक और कंसेप्ट नया पूछा गया है जो जेडब्ल्यू मींस 2010 के आसपास ये आया हुआ क्वेश्चन था, और नीट 2017 के आसपास में आया हुआ क्वेश्चन है। वो आपसे कहता है कि जब ऐसा हो जाए किसी तरीके से कि चार्ज लीकेज होने लगे और फ्लो ऑफ चार्ज का रेट कांस्टेंट हो, तब आप बताइए कंडीशन क्या डिस्कशन होगा, व्हाट विल बी द न्यू कंडीशन, वेलोसिटी और एक्स में क्या रिलेशंस होंगे, ये आपको बताना है, मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक को केस और स्ट्रिंग पर फ्रेम होता है, यहीं पर 5th नंबर का प्रॉब्लम होता है कि जब पूरे के पूरे सेटअप को आप किसी लिक्विड में डिप कर दें, पूरे के पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में डिप कर दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है, तब किस तरह से टेंशन होगा, लिक्विड में डिप करने पर टेंशन निकाल के बताइए क्या होगा। सेकंड tan थीटा की डैश की वैल्यू, नई वैल्यू क्या निकल कर आएगी, और क्या क्या रिलेशंस पर क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले समझे, जैसा कि मैं ये सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस करने जा रहा हूं, जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगा, व्हेन देयर विल बी इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होगा ऐसा बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं, दोनों पर सिमिलर चार्ज है, सपोज Q एंड Q अवेलेबल है, जो हो भी सकते हैं सिमिलर और नहीं भी हो सकते, बट पॉजिटिव ये A है और ये आपके पास में B है, तो फोर्स B पर लगा, A के कारण लगा, स्ट्रिंग में यहां पर आने वाली टेंशन और ग्रेविटेशनल पुल mg। अब ये इक्विलिब्रियम कंडीशन डेवलप हो चुकी है, ये आपके पास में अवेलेबल है, फोर्स BA, हम बात कर रहे हैं यहां पर mg, और हम यहां पर बात कर रहे हैं टेंशन के बारे में। ये वर्टिकल के साथ में बनने वाला एंगल आपके पास में थीटा एंगल है। मैं जब इसके रिजोल्यूशन करता हूं, कंपोनेंट लेता हूं, तो वर्टिकल कंपोनेंट आपके सामने देखिए, ये वाला कंपोनेंट t cos थीटा निकल कर आता है, और ये वाला कंपोनेंट इससे पैरेलल कंपोनेंट, ये कंपोनेंट t cos थीटा आता है, ये कंपोनेंट t sin थीटा निकल कर आता है। t cos थीटा t sin थीटा आपके पास में ये अवेलेबल है mg, और इसे हम कहते हैं FBA। अच्छा, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब ये दोनों अगर मोशन नहीं कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं जब भी कोई इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी तो नेट सम फोर्स अलोंग x एंड अलोंग y, दोनों का सम 0 होने वाला है। ऐसी स्थिति में आप और हम कह सकते हैं t sin थीटा की वैल्यू लेफ्ट वाला फोर्स राइट वाले के इक्वल होगा, और हम ये भी कह सकते हैं ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के इक्वल होगा, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड पर। अब अगर एंगल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देंगे, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, t से t कैंसिल हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा आपके पास निकल कर आता है tan थीटा, और FBA को आप लिख सकते हैं KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। पहले चार्ज का मैग्नीट्यूड, दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का सेपरेशन, तो दोनों के बीच का सेपरेशन आपके पास में x निकल कर आता है, जिसे mg लिखा जा सकता है। सो हम कई बार tan थीटा को लिख सकते हैं KQ स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर mg, ऐसा लिखा जा सकता है, बट मेनी टाइम इट हैपेंस कि इसे ऐसे लिखा जाता है, tan थीटा FBA को इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा जाता है, FE मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन mg, इस तरह से लिखा जाता है। अब देखिए यहीं पर एक स्पेशल कंडीशन मैं आपसे चर्चा करता हूं। कंडीशन ऐसी है, इफ थ्रेड की लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी हो x के कंपैरिजन में, ये देखिए ये लेंथ ज्यादा बड़ी दी गई हो और ये छोटा दिया गया हो, तो देखिए फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा ये x बहुत छोटा है और ये लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा है, ये बहुत छोटा है x आपके पास में, बहुत छोटा है। अब इस केस में एंगल देखिए छोटा हो जाएगा, लेंथ बड़ा हो गया और x छोटा हो गया, तो एंगल छोटा हो जाएगा। और जब भी एंगल छोटा होता है, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, जब भी हम बात करते हैं एंगल बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन में आप और हम ये जानते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से आप और हम ये बात जानते हैं, tan थीटा इज नियरली इक्वल टू sin थीटा। अगर sin थीटा के इक्वल होता है तो देखिए यहां से क्या इक्वेशन निकल कर आएगी, यहां से आएगा ये एंगल आपके पास थीटा है, ये आपके पास L है, ये टोटल x था तो इसका हाफ ही x/2 हो जाएगा, यहां से sin थीटा इक्वल टू आएगा x/2 और ये आएगा L, तो
तो साइन थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है x/2l, तो साइन थीटा कैन बी रिटन x/2l। जैसे आपने साइन थीटा को x/2l लिखा तो हम इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड, इसे इक्वेशन नंबर थर्ड कहते हैं। थर्ड का मॉडिफिकेशन करता हूं मैं तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू मैं tan थीटा लिख सकता हूं, और जैसे ही मैं लिखता हूं तो इसे लिखा जा सकता है x/2l। x/2l लिखने पर हम fe की वैल्यू पुटअप करते हैं यहां पर, तो हम ये कह सकते हैं kq² अपॉन x² यहां पर अवेलेबल है, x² अपॉन mg यहां पर निकल कर आता है। आप यहां देख सकते हैं x³ इक्वल टू 2kq² इंटू एल अपॉन कितना आपके पास में अवेलेबल है, mg है। x³ इक्वल टू ट्वाइस kl अपॉन mg, हम ये कह सकते हैं q²। तो एक रिलेशन आपके सामने ये भी निकल कर आता है, दिस इज ऑल्सो इन रिलेशन। अब बच्चों होता क्या है समझिएगा ध्यान से, कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने बोला tan थीटा पूछा जाता है वो आप आसानी से यहां पे निकाल सकते हैं, आपसे कोई रिलेशन पूछा जाता है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। टेंशन पूछी जाती है, टेंशन इज आस्क, टेंशन कैसे निकाला जाए, तो भाई टेंशन निकालने का आसान तरीका समझिए। टेंशन निकालने के लिए हमने अभी कहा था आपके पास में कि t sin थीटा आप देख पा रहे हैं fe है, और t cos थीटा आप देख पा रहे हैं mg है। मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दिया था। नाउ फर्स्ट और सेकंड को मैं स्क्वायर करके अगर ऐड कर देता हूं तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए मैं फर्स्ट का स्क्वायर करता हूं तो ये आता है t² sin² थीटा प्लस t² cos² थीटा इक्वल टू मेरे पास ये निकल कर आता है fe² प्लस mg²। अब जैसे ये लिखा तो ये आ गया t², अंदर बचता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और sin² प्लस थीटा प्लस cos² थीटा आपके पास में 1 होता है। अगर 1 होता है तो आप इसे 1 लिख सकते हैं, तो आप इसे लिख पाएंगे t² इक्वल टू कितना आ चुका है, तो t² इक्वल टू कैन बी रिटन fe² प्लस mg का होल स्क्वायर। सो t की वैल्यू आपके पास अंडर रूट आ जाती है fe² प्लस mg²। ये आपके पास में टेंशन का वैल्यू निकल कर आता है। देखो जो जेडबल मेंस में आया हुआ क्वेश्चन, नीट में आया हुआ क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन में ऐसा कहा गया था जेडबल मेंस के क्वेश्चन में कि भाई दो बॉल है आपके पास में, मैं यहाँ पे 2 मिनट में ले लेता हूँ क्वेश्चन। शुरुआत में दोनों के बीच का सेपरेशन d है, दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तब इक्विलिब्रियम में बनने वाला एंगल दोनों के बीच का एंगल थीटा है, बराबर है। अब होता क्या है, पॉजिटिव चार्ज जो बॉल पर है वो चार्ज लीक होना शुरू होता है कांस्टेंट रेट से, चार्ज का लीकेज होता है वो भी कांस्टेंट रेट से लीकेज होता है। एक ऐसा समय आता है कि चार्ज लीक होने के कारण, सोचिए पहले 5 माइक्रोकूलम चार्ज था, अब मान लो 5 माइक्रोकूलम चार्ज था, चार्ज लीक हो गया, अब 5 से हटकर चार्ज जब लीक हो गया तो 5 से कम होकर मान लो 2 माइक्रोकूलम बचा। अब मुझे बताइए चार्ज की वैल्यू पहले 5 माइक्रोकूलम थी, अब 2 हो गई, तो 5 से 2 हुई मतलब चार्ज कम हुआ, और चार्ज कम हुआ तो हम जानते हैं F इक्वल टू kq1q2 अपॉन r²। अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो गया तो फोर्स कम हो गया, और रिपल्सिव फोर्स कम हो गया मतलब एंगल कम हो गया, मतलब पास आ गए, और पास आते समय उनके बीच का सेपरेशन दिया था कि x अवेलेबल है सेपरेशन, एंगल चेंज हो चुका है। चार्ज अगर कांस्टेंट रेट से लीकेज हो रहा हो, चार्ज कांस्टेंट रेट से लीकेज हो रहा हो, तो पता है आपको क्या बताना था, आपको यह आंसर करना था कि बताइए वेलोसिटी और x में क्या रिलेशन है। एक ये क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पूछा गया, और जेडब्ल्यू में एक और क्वेश्चन पूछा गया है, निट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एंगल छोटा हो, एल की ये कंडीशन हो, तो x³ और l में क्या रिलेशन होगा, x³ और l में क्या रिलेशन होगा। तो देखो x³ बाकी सब तो कांस्टेंट है, मैं इसे कांस्टेंट कह देता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l आ रहा है तो x की पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर 1/3 निकल कर आती है। एक ये क्वेश्चन भी जेडब्ल्यू का पूछा गया है, और कांस्टेंट रेट वाला क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है। तो कांस्टेंट रेट के इस क्वेश्चन में देखिए क्या करेंगे हम लोग, हम कहेंगे x³ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q², ऐसा लिखा जा सकता है। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट लाइक दिस, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाकर मैं लिखता हूं यहां पर ट्वाइस kl अपॉन mg, इसे ऐसा लिखा जा रहा है, q² लिखा जा रहा है। मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएशन या कह लीजिए मैं इक्वेशन बना देता हूं, x की इक्वेशन बना देता हूं। लेट आई एम मेकिंग द इक्वेशन ऑफ x, यहां पर मैं x की पावर 3/2 कर देता हूं, मतलब मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूं, आई एम टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। अंडर रूट लेने से क्या फर्क पड़ेगा, x की पावर 3 थी, अंडर रूट लिया, अंडर रूट क्या हो गया 2kl अपॉन mg इंटू q², q बाहर निकल गया, x की पावर आ गई 3/2, ये हो चुका है आपके पास में 2kl अपॉन कितना mg, और ये आ चुका है आपके पास में q, अंडर रूट बाहर निकल चुका है। अब बोलिएगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या कहलाता है, तो करंट कहलाता है, कांस्टेंट रेट है,
तो डिफरेंशिएशन हमने किया x की पावर 3/2। अब ये देखिए ये टर्म तो कांस्टेंट हो गया, तो मैं कांस्टेंट को बाहर लिख देता हूं 2kl अपॉन mg। अब रेट dq/dt, और उन्होंने पहले ही कहा है कि रेट ऑफ लीकेज कांस्टेंट है, रेट ऑफ लीकेज कांस्टेंट है मतलब dx/dt, dq/dt कांस्टेंट है। तो भाई ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, नया कांस्टेंट c आ गया। x की पावर 3/2 को लिख सकते हैं 3/2 x की पावर 3/2 dx/dt। अच्छा 3/2 माइनस 1 आएगा, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 dx/dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो हम ये कह सकते हैं 3/2 x की पावर 1/2 इंटू वेलोसिटी इक्वल टू कांस्टेंट आ चुका है। अब इसको आप मॉडिफाई करके लिखते हैं तो देखो क्या लिख पाएंगे, जो हमारा आंसर जेडब्ल्यू मेंस की एग्जामिनेशन में, नीट की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रिपीट हुआ था, जो क्वेश्चन जेडब्ल्यू में पहले आ चुका था वही नीट 2017 या 18 के एग्जाम में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहां पर आ जाता है x की पावर 1/2 इंटू वी, अच्छा c 2c/3, 2c/3 को मैं एक नया कांस्टेंट k नाम दे देता हूं, v इक्वल टू आपके पास आ जाता है टोटल कांस्टेंट k अपॉन x की पावर 1/2, तो v इक्वल टू कांस्टेंट x की पावर -1/2। तो आप देख सकते हैं v x की पावर -1/2 इस तरह से निकल कर आंसर आता है। देखिए कहानी इसके अंदर एक और ट्विस्ट लाके चेंज की जा सकती है। पता चेंजिंग ट्विस्ट क्या रहेगा? चेंजिंग ट्विस्ट ये रहेगा कि ये पूरा सेटअप जो आपने लगाया है उस पूरे सेटअप को लिक्विड में डिप कर दीजिए, इस पूरे सेटअप को किस में डिप कर दीजिए? लिक्विड में डिप कर दीजिए। लिक्विड की डेंसिटी ρl ले लीजिए, सॉलिड की डेंसिटी m मास का ऑब्जेक्ट जो है उसकी डेंसिटी सॉलिड ρs ले लीजिए। अब आपको बताना है क्या चेंजेस आएंगे। तो बच्चों मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, न्यूमेरिकल डेटा अवेलेबल होगा, जेडब्ल्यू मेंस के क्वेश्चन लगाएंगे, नेट के क्वेश्चन लगाएंगे, वहां पर डेटा अवेलेबल होगा, देख लीजिएगा। तो यहां पर mg जो आएगा वो mg नहीं आएगा, mg इफेक्टिव आएगा, mg इफेक्टिव आएगा। कारण कैसा है आप जानते हो, स्विमिंग टैंक में जब आप जंप करते हो तो क्या होता है बच्चों? सर बोले जब हम स्विमिंग टैंक में जंप करते हैं तो हमें हल्कापन महसूस होता है, मतलब वेट कम महसूस होता है, वेट लॉस महसूस होता है, और वेट लॉस महसूस होता है तो वेट लॉस mg इफेक्टिव जो आता है, mg इफेक्टिव की वैल्यू सीधी सीधी दी जाती है, दैट इज mg 1 माइनस ρl अपॉन ρs, 1 माइनस ρl अपॉन ρs। में इसको याद भी कैसे करवाता हूं, लिक्विड में सॉलिड को डिप करोगे तो अंदर कौन जाएगा? बोलो लिक्विड में सॉलिड को ड्रॉप करोगे तो अंदर कौन जाएगा? बोले सॉलिड जाएगा। पत्थर को पानी में डुबाओगे तो क्या होगा? बोले पत्थर नीचे जाएगा, पानी ऊपर आएगा। तो देखो लिक्विड ऊपर है और सॉलिड नीचे है, याद करवा रहा हूं और कुछ भी नहीं बेटा, लिक्विड ऊपर है सॉलिड नीचे है, बाकी सब mg तो वैसे के वैसा ही है। तो ये चेंजेस आने के बाद क्या फर्क पड़ेगा? ये चेंजेस आने के बाद फर्क ये पड़ेगा, मान लेते हैं एंगल थीटा डैश हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंगल पे असर पड़ेगा। ये थीटा डैश आपके पास अवेलेबल है, हम ये कह रहे हैं mg इफेक्टिव की बात कर रहे हैं या इफेक्टिव वेट की बात कर रहे हैं हम, इफेक्टिव वेट। यहां पर आ जाता है आपके पास में फोर्स, तो फर्क इतना सा पड़ेगा t sin थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और t cos थीटा इक्वल टू आपके पास आ जाएगा mg 1 माइनस लिक्विड अपॉन सॉलिड। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड, जो पूछेगा वो निकाल लेना। सॉलिड की डेंसिटी देगा, लिक्विड की डेंसिटी देगा, उसके टर्म में आंसर पूछ लेगा। अगर tan थीटा पूछेगा तो tan थीटा को ऐसा लिख देना, tan थीटा मतलब 1/2 t sin थीटा अपॉन t cos थीटा tan थीटा। अब इसे आप क्या कह सकते हैं, fe अपॉन mg 1 माइनस ρl अपॉन ρs। कुछ इस तरह से इसे करा जा सकता है, इस तरह से इसे सॉल्व किया जा सकता है। देखो बच्चों एक क्वेश्चन और यहां पर पूछा जाता है, जो क्वेश्चन मैं आपको केवल फोर्स में डिस्कस नहीं करूंगा, मैं फील्ड में भी याद दिलाऊंगा। टाइप थर्ड के जो प्रॉब्लम है वो सारे कंप्लीट होते हैं, टाइप फोर्थ में एक प्रॉब्लम आता है, न्यूट्रल पॉइंट का प्रॉब्लम आता है कि न्यूट्रल पॉइंट क्या कहलाता है। भाई ऐसा पॉइंट जहां पर हम कहते हैं फोर्स नेट फोर्स 0 हो जाता है, ऐसा पॉइंट जहां पर नेट फोर्स 0 हो जाता है उसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। जहां पर फोर्स 0 हो जाता है उसे न्यूट्रल पॉइंट कहा जाता है। क्वेश्चन ऐसा फ्रेम होता है, मान लो आपके पास पहला चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है? भाई ये पॉजिटिव हो, ये नेगेटिव हो, ये पॉसिबल है। ये नेगेटिव आपके पास में और ये आपके पास में पॉजिटिव हो, ये पॉसिबल है। पहला पॉजिटिव हो और दूसरा आपके पास में पॉजिटिव हो, ये भी पॉसिबल है। और पहला नेगेटिव हो और दूसरा आपके पास में नेगेटिव हो, ये भी पॉसिबल है। मतलब क्या, दोनों चार्जेस सेम हो या दोनों चार्जेस ऑपोजिट हो। तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए इन दोनों चार्जेस के ऐसे पॉइंट बताइए जहां पर नेट फोर्स 0 हो। थर्ड चार्ज पार्टिकल कहां रखा जाए जहां पर नेट फोर्स 0 आ जाए। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, मतलब ये इक्विलिब्रियम का ही एक हिस्सा होता है, फिर भी मैं इसे अलग से सेपरेटली बात ले रहा हूं।
तो देखिए यहां पर मान लेते हैं प्लस 16 माइक्रोकुलम और यहां हम मान लेते हैं माइनस 4 माइक्रोकुलम, ऐसा हम लेके चलते हैं। और इन दोनों के बीच का सेपरेशन में 10 सेंटीमीटर लेता हूं। अब देखो मैं क्या करता हूं, अगर ये पॉजिटिव और अगर नेगेटिव है तो आपसे पूछा यह जाता है दोनों के बीच में नेचर ऑफ चार्ज कैसा होगा, मतलब नेगेटिव रखा जाएगा, पॉजिटिव रखा जाएगा, कैसा रखा जाएगा। पहले आप खुद ही चेक कर लो। मान लो आपने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन होगा और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन होगा। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो देखो इस वाले पॉजिटिव ने सी को धक्का दिया तो सी पर फोर्स लगेगा किसके कारण, ए के कारण। अच्छा सी को अट्रैक्ट करेगा ये वाला, सी पर फोर्स लगेगा बी के कारण, दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में आ गए, दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में आ गए, मोशन में आ जाएगा। मोशन में आ जाएगा मतलब हम क्या कहेंगे, ये इक्विलिब्रियम में है ही नहीं सकता है। अब सोचिए अगर आप यहां पर नेगेटिव चार्ज भी रख देते, अगर आप यहां पे नेगेटिव चार्ज भी रख देते तो क्या होता, नेगेटिव नेगेटिव रिपल्शन होता, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्शन होता, तब भी नहीं होता। मतलब जब ऑपोजिट चार्ज होता है तो इन बिटवीन नहीं रखा जाता है। जब ऑपोजिट चार्ज होता है तो इन बिटवीन नहीं रखा जाता है। तो कैसे रखा जाता है, तो देखते हैं हम लोग। मान लो प्लस 16 माइक्रोकुलम और ये आपके पास में माइनस 4 माइक्रोकुलम है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। ये मानता हूं मैं ए है, सपोज मैं मानता हूं बी है और ये आपके पास में पॉइंट सी है। मैंने सी पर क्या किया, पॉजिटिव चार्ज रख दिया। अब देखो पॉजिटिव चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज रखा मैंने। अब सी पर ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स सी पे लगेगा, ए के कारण बी के कारण लगेगा। अच्छा ये पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, तो फोर्स लगेगा कहां पर लगेगा, सी पर लगेगा, किसके कारण लगेगा, ए के कारण लगेगा। अब देखो बात देखो आप, एक लेफ्ट में मतलब एक की डायरेक्शन कैसी है, राइट पॉजिटिव लेफ्ट नेगेटिव, एक है नेगेटिव और एक राइट पॉजिटिव। तो आप और हम जानते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव का सम जीरो आ सकता है, नेगेटिव और पॉजिटिव का सम जीरो आ सकता है, मतलब नेट जीरो हो सकता है। और जीरो अगर हो गया तो हम ये कहेंगे कि नेगेटिव वाला और ये पॉजिटिव वाला ये दोनों मिलकर जीरो देने वाले हैं। तो FCB इक्वल टू FCA लिखा जा सकता है। मैं मान लेता हूं यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है, लेट आई एम अज्यूमिंग दिस डिस्टेंस इज x। ऐसा होने से क्या होगा, K चार्जेड C चार्जेड B अपॉन RCB का स्क्वायर, ये लिखा जाएगा K चार्जेड C चार्जेड A अपॉन RCA का होल स्क्वायर। यहां चेक कीजिए, चार्जेड C और चार्जेड C है तो कैंसिल हो गया, K आपके पास में कैंसिल हो गया, B के चार्ज का मैग्नीट्यूड, तो B के चार्ज का मैग्नीट्यूड मतलब -4 माइक्रोकुलम का मैग्नीट्यूड। C से लेकर B तक का सेपरेशन चेक करो, ये आपके पास में x स्क्वायर आ जाता है। A के चार्ज का मैग्नीट्यूड यहां पर देख सकते हैं, A का चार्ज है प्लस 16 माइक्रोकुलम, तो 16 माइक्रोकुलम अपॉन C से लेकर A तक का सेपरेशन चेक करो, तो भाई ये C है, ये 10, ये x, तो ये आ जाता है 10 प्लस x का होल स्क्वायर। होता क्या है, माइक्रोकुलम माइक्रोकुलम कैंसल। अब होता ऐसा है कि ये आ जाता है आपके पास में, देखिए यहां पर हम सॉल्व कर लेते हैं, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 16 अपॉन 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप सीधे सीधा लिख सकते हैं 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाता है 4, तो 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू √4, और √4 का मतलब कितना होता है, तो √4 का मतलब होता है 2, और √4 2 हुआ, इसका मतलब क्या होगा, तो 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू आपके पास 2:1 आया, 10 प्लस एक्स इक्वल टू आपके पास में 2x आया, तो 10 प्लस एक्स इक्वल टू 2x अगर निकल कर आता है तो आप इसे लिख सकते हैं x इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। वापस से हम ये कहते, 1 मिनट रुकिएगा, हमसे क्या मिस्टेक हुई चेक कीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ चेक कीजिएगा। 16 अपॉन 10 बाय एक्स का होल स्क्वायर, तो 10 बाय एक्स का होल स्क्वायर ये आ जाता है आपके पास 4 के बाद आ जाता है अंडर रूट आपके पास में 2, और ये 10 प्लस एक्स इक्वल टू 2 आता है, तो 10 प्लस एक्स इक्वल टू 2 आता है, 10 प्लस एक्स इक्वल टू 2x आता है, तो 2x माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आता है, बराबर है। तो 10 सेंटीमीटर पर रखने पर, 10 सेंटीमीटर पर रखने पर हमें डेफिनेटली यहां से नेट फोर्स 0 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, नेट फोर्स 0 मिलने वाला है। अच्छा आप देखो यहां केस क्या कर देते, यहां पर ये चेंज ला देते, मतलब क्या कर देते, ये वाला भी पॉजिटिव होता तब क्या करते, तब भी देख लेते हैं डेटा के साथ में, वैल्यू समझ में आ जाएगी आप लोगों को बात। भाई अगर ये 10 सेंटीमीटर मान लीजिए दोनों 4 है, दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है। अब देखो मैंने क्या किया, मुझे नहीं पता, यहां से मैंने x डिस्टेंस पर कोई तो भी दूसरा चार्ज रख दिया। अब देखो दोनों पॉजिटिव अगर हैं तो क्या किया जाए, व्हाट शुड बी डन। भाई दोनों पॉजिटिव है, मान लो आपने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको रिपल करेगा, तो पॉसिबल है। देखो ध्यान से, ये सी पॉइंट है, सी पॉइंट है, ये आपके पास में ए पॉइंट है, ये आपके पास में बी पॉइंट है, तो ये पॉजिटिव Q2, ये आपके पास में प्लस Q और ये आपके पास में प्लस Q1। अब देखो ये पॉजिटिव ने सी को धक्का दिया, फोर्स लगा सी पर, किसके कारण, ए पर, फोर्स लगा सी पर, किसके कारण, बी पर, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट आ रही है, एक पॉसिबिलिटी ये है। अब मान लो ये प्लस Q1 है, ये प्लस Q2 है, और मान लीजिए मैंने सी पॉइंट पर माइनस Q चार्ज रखा,
और ये आपके पास बी अवेलेबल है, ये आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, तो नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है सी पर बी के कारण, इस नेगेटिव को पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहा है सी पर ए के कारण, तो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, तो भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि इन बिटवीन चार्ज रखा जाए। तो चार्ज को इन बिटवीन रखने पर पॉसिबिलिटी बन सकती है। अब जब ये पॉसिबिलिटी बनी तो हम ये कह रहे हैं कि भाई इधर की तरफ फोर्स लग रहा है मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, सर बोले कैसे, एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, एक्स एक्सेस पे पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, इधर की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव, इधर की तरफ लग रहा है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव और पॉजिटिव का आंसर जीरो आ सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव का आंसर क्या आ सकता है, जीरो आ सकता है। जैसे जीरो आया मतलब हम कह सकते हैं नेट फोर्स जो लगेगा सी पर, वो नेट फोर्स लगेगा FCA विथ नेगेटिव साइन, FCB विथ पॉजिटिव साइन शुड बी इक्वल टू जीरो। जैसे जीरो से इक्वेट किया आप कह सकते हैं FCA इक्वल टू FCB, तो K चार्ज एट C, चार्ज एट A अपॉन X, RCA C से लेकर A तक का सेपरेशन चेक करो, ये रहा C, ये रहा X लिख दिया, K चार्ज एट C, चार्ज एट B, और C से लेकर B तक का सेपरेशन देखो, C से B, भाई ये 10 है, ये X है, तो 10 माइनस X आ जाएगा। अब यहां पे क्या फर्क पड़ा, K से K कैंसिल, C से C कैंसिल, चार्ज एट A का मैग्नीट्यूड चेक करें तो A पर कितना चार्ज है 16 है, तो 16 माइक्रोकूलम अपॉन X स्क्वायर। अच्छा, B पर कितना चार्ज है, तो B पर आपके पास में 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने उसे लिखा नहीं है, आप समझ जाइएगा इस बात को। तो मैं लिख सकता हूं 4 इक्वल टू X अपॉन 10 माइनस X का होल स्क्वायर, इसे लिखा जा सकता है 2 अपॉन 1 इक्वल टू X अपॉन 10 माइनस X, इसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 10 माइनस X इक्वल टू X, 20 माइनस 2X इक्वल टू X, मतलब 20 इक्वल टू 3X लिखा जा सकता है, और 20 इक्वल टू 3X आया, 20 इक्वल टू 3X आया, इसका मतलब X इक्वल टू 20/3 और इसकी वैल्यू 6.66 समथिंग निकल कर आती है। तो आप देख सकते हैं 6 18 आ जाता है, 2 आ जाता है, ये आ जाता है 2 तो 3 6 जा 18, 3 9 जा, ठीक है, ठीक है, तो ये आ जाता है 6.66 मल्टीप्लाई बाय 3, आप करके देखेंगे तो आपको इस तरह से आंसर मिल जाता है। तो हम इस तरह से इसके आंसर्स निकाल सकते हैं। भाई एक क्वेश्चन और पूछा गया है जो फोर्स पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन इस तरह से होता है, क्वेश्चन है कि आपके पास दो स्फीयर है, ये A है और एक B आपके पास स्फीयर है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पर प्लस चार्ज है, Q रखा हुआ है। अब Q चार्ज है, इस पर भी Q चार्ज है, इस पर भी Q चार्ज है। अब इन दोनों को R सेपरेशन पे रख दिया जाता है, सेंटर से बीच का डिस्टेंस इनका R होता है। अब सेंटर से बीच का डिस्टेंस R होता है, तब फोर्स होता है KQ1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बराबर। तो हम ये कह रहे हैं KQ स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, आपके पास में इक्वेशन फंस हो जाती है। अब बोलता ऐसा है कि एक नया अनचार्ज स्फीयर लाते हैं, C इसके कांटेक्ट में रख देते हैं, A और C अनचार्ज रहता है, तो पहले A पर चार्ज कितना था, बोले सर A पर चार्ज Q था, C पर कितना था, 0 था, कांटेक्ट में लाए, शेयरिंग हो गई कंडक्शन से, शेयरिंग हो गई तो नेट चार्ज दोनों पर कितना आ गया, दोनों पर नेट चार्ज आ गया Q। अब दोनों को सेपरेट कर दिया, भाई जब भी कांटेक्ट में लाके सेपरेट करते हैं इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है अगर रेडियस इक्वल हो तो इस पर जो चार्ज आ गया, अब किस पर, अब चार्ज आपके पास आ चुका है A पर Q/2 और C पर भी कितना चार्ज आ चुका है, तो हम बात करें C पर भी कितना चार्ज आ चुका है, A/2 चार्ज आ चुका है। अब हमने क्या किया, C को उठाया और B के कांटेक्ट में लाए, ये रहा B और ये रहा C। तो भाई B पर चार्ज कितना था पहले बताओ, सर बोले B पर चार्ज Q था, C पर कितना चार्ज था बताओ मुझे, अभी हमने निकाला था कितना चार्ज था, बोले Q/2 था। अब दोनों पर नेट चार्ज कितना आ गया, तो नेट चार्ज देखो कितना आ चुका है, बोले Q प्लस Q/2 मतलब 3Q/2 चार्ज आ जाता है। अब हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं वापस से और R डिस्टेंस पे रख देते हैं, तो B और C को सेपरेट कर दिया। अब B और C को सेपरेट किया तो B पे कितना चार्ज आ गया, तो B पर भाई 3Q टोटल चार्ज का हाफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 3Q/2 का हाफ कितना होता है, 3Q/4 होता है, और इस पर भी कितना चार्ज आ जाएगा, 3Q/4 हो जाएगा, ठीक है, 3Q/4 हो जाएगा। पता है क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया है कि अब अगर A को और C को, A को और B को वापस R डिस्टेंस पे रख दो तो नया फोर्स क्या होगा, A को और B को वापस से R डिस्टेंस पे रख दो तो नया फोर्स कितना होगा। क्वेश्चन ये था कि अब A को और C को R डिस्टेंस पे रख दो तो नया फोर्स कितना होगा, तो भाई A पर कितना चार्ज है, सर बोले Q/2 है, और बोलो B पर कितना चार्ज है, सर बोले 3Q/4 है। अब 3Q/4 चार्ज है, इस पर चार्ज Q/2 है, सेपरेशन अभी वापस से आ रहा है, तो क्या करेंगे सर,
कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। भाई नया चार्ज है, नया फोर्स है, नया चार्ज है, नया फोर्स है, इसका चार्ज कितना है सर? बोले Q/2। बोलो इसका चार्ज कितना है? 3Q/4। अब डिवाइड बाय दोनों के बीच का सेपरेशन R है, तो F डैश आ गया आपके पास में 1/8 KQ² अपॉन R स्क्वायर। तो देखो KQ² अपॉन R स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? KQ² अपॉन R स्क्वायर को आप F लिख सकते हो, तो आप इसे F/8 लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 आएगा बेटा, यहां पर 3F/8 आएगा। दिस इज 3F/8। तो इस तरह से मैंने आपको फोर्सेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में काफी कुछ चर्चा की। अब नेक्स्ट पार्ट जो हम लेके मिलेंगे वो पार्ट होगा आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट। मैं इस पूरे चैप्टर को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। पार्ट पहला फोर्स का, पार्ट सेकंड जो फील्ड का पार्ट होगा, पार्ट थर्ड जो आएगा हम पार्ट थर्ड में डिस्कशन करेंगे पोटेंशियल का, पार्ट फोर्थ में हम करेंगे पोटेंशियल के बाद जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डायपोल का, डायपोल के साथ में नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे पार्ट फिफ्थ, नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा गॉस का, गॉस लॉ का, और नेक्स्ट पार्ट होगा कैपेसिटर का। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, पार्ट 1 फोर्स, पार्ट 2 फील्ड, पार्ट 3 पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, पार्ट 3rd नंबर पे पार्ट होगा पोटेंशियल, 4th नंबर पे पार्ट होगा डायपोल, 5th नंबर पे होगा गॉस लॉ, और 6th नंबर पे होगा कैपेसिटर। तो इस तरह से आपको टोटल 6 वीडियोस मिलेंगे या 6 पार्ट्स में पूरी स्टडी मिलेगी, जिससे कि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।